हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को नमन है। देखिए, कोई भी चीज़ इंस्टेंट कई बार आ जाती है। मैं ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ जो अभी तक तो लेखक नहीं बना हूँ, और कोई 50-100 पुस्तकें पढ़ी हों वैसी भी बात नहीं है। घर परिवार से बहुत लंबी इस तरीके का बात रही हो वैसी भी बात नहीं है। पासपोर्ट भी नहीं बना है तो विदेश तो नहीं ही घूमा हूँ। भारत भर में बहुत अधिक भ्रमण किया हो वैसी भी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है, जो स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मैं चलता हूँ तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है, तो वैसा भारत मेरे साथ चलता है, ये मेरा मानना रहा है। वो भी मानना रहा है जब मैया यशोदा छोटे से बालक कृष्ण के मुख में मिट्टी देखती हैं तो उसके मुख में उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इस पर भी मैं विचार करता हूँ और इसी के साथ मैं आगे निकल पड़ता हूँ। बहुत अधिक योजनाएं नहीं बनाते हुए अगर कोई चीज़ विचारों की स्पष्टता में स्पष्ट हो जाती है, यानी कि एक लाइट अगर आपके मस्तिष्क में कौंध गई तो ये काम मुझे करना है और ऐसा स्पष्ट हो गया तो वो काम करना ही है। या फिर ये मान लिया कि इस व्यक्ति से मिलना है और इस व्यक्ति से बात करनी है, तो अब मुझसे ज़्यादा वो उस व्यक्ति का दायित्व बन जाता है कि वो मुझसे कैसे मिलेगा या बात कैसे होगी, लेकिन होगा तो सही। और जब तक किसी काम को करने का मन में नहीं आता तब तक वो काम नहीं ही करेंगे, चाहे उसके लिए आप बहुत प्रयास भी करें। ये थोड़ा सा एक फिल्म आई थी, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, और मैं उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहता हूँ कि थोड़ा सा पागल हो जाए। तो पागलपन होता है तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। आज से 2.5 वर्ष पहले चैनल शुरू हुआ, तो ये चैनल बेसिकली मैंने मेरे नाम से ही शुरू किया था, निधीश गोयल इस नाम से शुरू किया था। लेकिन जो उसका पहला घटक था वो जम्बूद्वीप के बारे में था। जो मैंने पंक्तियाँ आपको सुनाई, इन पंक्तियों के बाद में जो पंक्ति आती है, दैट इज जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। अब एक गीत है, उसकी पंक्तियां आती हैं कि ऐ माँ करता हूँ प्रतिज्ञा कि तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। लेकिन ये हमारे यज्ञ हवनों के संकल्प में नहीं आती है, ये गीत में आती है। तो मुझे लगा कि जब ये पंक्तियां सुनी गीत की, और हर यज्ञ हवन में पंडित जी जब बोलते थे जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, तो मुझे लगा कि हम केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान की इतनी ही बात क्यों करते हैं। अगर जम्बूद्वीप की संरचना इतनी बड़ी है जिसमें आज का रूस और चाइना, मिडिल ईस्ट के सारे देश शामिल हैं, तो हम कुछ बड़ी बात करते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप एग्जिगरेशन नहीं करना चाहिए, पहले जो है आपका वो संभाल लें। लेकिन इस बात में ऐसी भी बात आती है कि आज से केवल 250 वर्ष ही हुए हैं जब वर्तमान भारत की इकोनॉमी विश्व की इकोनॉमी की 1/3 हुआ करती थी, आज तो 3% हुआ करती है। तो अगर हम 25% से 3% आ सकते हैं तो 3% से वापस 25% क्यों नहीं जा सकते। ये अलग बात है कि उसमें समय कितना लगेगा और उसमें से हर व्यक्ति अपना योगदान कितना देगा। ऐसा भी कहा जाता है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल। दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है, रेस्ट आर द कंज्यूमर्स। मैं माइक पर बात कर रहा हूं, मोबाइल आप लोगों के हाथ में है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इनमें से सब चीजें कैसे बनी ये हमें नहीं पता है। लेकिन हम इसका उपयोग कर रहे हैं, कैसे उपयोग करना है ये मुख्य बात आ जाती है। तो ये सब सोच करके जब चैनल शुरू किया, तब जितने लोग आज तक, अभी तक करीबन 700 से अधिक एपिसोड्स हम लोग इस चैनल पर कर चुके हैं। और जब मैं हम लोग बोलता हूं तो उस हम लोग में 3 व्यक्ति शामिल हैं। एक वो जो हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, यानी कि हमारे प्रतिष्ठित वक्ता, दूसरे वो जो दर्शक हैं, और तीसरा वो जो आपके सामने खड़ा है। क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हमने शुरू किया, अभी भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वी हैव 1 लैपटॉप, 1 माइक, 1 स्मॉल कैमरा एंड अ सिंगल पर्सन बाय नेमली निधीश गोयल। और ये यात्रा अनवरत है, रुकने वाली भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, वो चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। तो चलना तो है, अब साथ में आते हैं तो कुछ और अच्छी बात से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात शुरू हुई जम्बूद्वीप से।
अब उसमें चीज़ें दिख ली तो ऐसा लगा कि जम्बू द्वीप है, शाकल द्वीप है, पुष्कल द्वीप है, क्रॉन्च द्वीप है, शाल्मली द्वीप है, इतनी सारी बातें हैं। आज का जो चाइना है उसी के सेंटर में एक सुमेरु पर्वत भी है। सुमेरु पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तिकोने के तरीके से है, यानी कि ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है। और स्वर्णमयी पर्वत उसे कहा जाता है, वो विश्व का केंद्र है। यानी कि अगर वहाँ से एक त्रिज्या निकाल करके इस भूमंडल का भ्रमण किया जाता है तो वो सब जगह सेम आता है। ब्रह्मा जी का कार्यालय भी उसे कहा जाता है। बात इतनी सी है कि हम उसके बारे में अपने लोगों को कितना बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। हमने बहुत सारी श्रृंखलाएं की अपने चैनल पर, जिसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एक अभी कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का शीर्षक था क्यों छुपाया जम्बू द्वीप। ये इसलिए ही किया था कि आखिर इस जम्बू द्वीप को, क्योंकि हमारा संकल्प अगर जम्बू द्वीप के बारे में है तो हम अखंड भारत की बात क्यों करते हैं, हम पूरे जम्बू द्वीप की बात क्यों नहीं करते। हम कश्मीर को महर्षि कश्यप की धरती तो बोलते हैं, लेकिन कैस्पियन सागर को कश्यप सागर क्यों नहीं बोलते हैं। वही तो कश्यप सागर है जहां से मिडिल ईस्ट वो पांचों स्थान आते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो जो पांचों के पांचों स्थान है। और वहीं पर उसी महर्षि कश्यप की धरती से जिनकी दो पत्नियां, जिन्हें हम दिति और अदिति के नाम से जानते हैं, जहां से एक से देव उत्पन्न होते हैं, दूसरे से दानव उत्पन्न होते हैं। देवों को उस धरती से इधर का क्षेत्र दिया जाता है, पूर्व का क्षेत्र दिया जाता है जहां मनुष्य रहा करते थे, और दानवों को दूसरा क्षेत्र दिया जाता है जहां मनुष्य नहीं रहा करते थे। अब दानवों की समस्या ये हो गई कि वो किसके साथ में वार्तालाप करें, हरी भूमि भी नहीं है, जैसे कि मोहम्मद साहब को दिखता था कि वहां पर हरी भूमि है। तो सोच लीजिए कि कौन कहां पर है। कल एक बात यहां पर कही गई कि झूठ पर चादर चढ़ाई जाती है, वो झूठ वहां था, चादर चढ़ी क्योंकि हरा यहां पर है। तो मैंने उस बात को इंगित करने का प्रयास किया कि कैस्पियन सागर यानी कि महर्षि कश्यप सागर से लेकर के कश्यप ऋषि की भूमि यानी कि कश्मीर तक, ये पूरा का पूरा इलाका देवताओं के द्वारा संरक्षित ये भारत भूमि है, जो नीचे इंडोनेशिया तक, अंकोर वाट तक जाती है, जिसके बारे में राहुल जी ने भी हमारे एक कार्यक्रम में कहा था। लेकिन क्यों ना हम इस महाद्वीप को उस तरीके से जाने, क्योंकि जब हम देखते हैं यूरोप और एशिया तो ये दोनों के दोनों महाद्वीप बनने की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों किसी भी तरीके से पानी से घिरे हुए नहीं है, ना यूरोप घिरा हुआ है ना एशिया घिरा हुआ है, इसलिए दोनों को मिलाकर के यूरेशिया कह लेते हैं। तो जब है ही नहीं तो किसने कहा कि ये दोनों महाद्वीप हैं, और किसने कहा तो किसने मान लिया। दूसरी बात ये भी आती है कि जब हम यूरोप की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, एक व्यक्ति बीच में खड़ा होता है, कहता है कि जो सामने वाला है वो विश्व का एक क्षेत्र हो गया, जहां मेरी पीठ है वो विश्व का दूसरा क्षेत्र हो गया। उसने कहा और हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि शायद हमने अपनी बात को ठीक से पढ़ा नहीं। जब मैं पढ़ा लिखा कहता हूं तब आप LLB हो सकते हैं, LLM हो सकते हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में मास कम्युनिकेशन मास्टर्स किया। उन चीज़ों की पढ़ाई करने के बाद में उन चीज़ों में गति नहीं की, क्योंकि जो मैंने कहा था कि आओ थोड़ा सा पागल हो जाएं, बिकॉज आपके अंदर वो लाइट जानी चाहिए, और वो लाइट जाती है तो जिस तरीके से अहिल्या देवी होलकर शिवलिंग बना करके नदी में प्रवाहित किया करती थी, मेरा मानना है कि लाइफ इज लाइक अ रिवर। आप बहते चले जाइए, उन इशारों को समझते चले जाइए, और उसके बाद में तिकोने पत्थरों को अपने आप शिवलिंग होना पड़ेगा। अब बात इतना ही है कि आप बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं, या ज्वार भाटे के रूप में कभी बड़ी जोर से उछलते हैं और फिर सीधे आकर के धरती पर अटक जाते हैं। क्यों छिपाया जम्बू द्वीप? जब ये कार्यक्रम किया, इसमें इस्लाम भी नहीं था, इसमें क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, इसमें वायलेंस भी नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन अब तक 2 लाख से अधिक लोग इस एक कार्यक्रम को देख चुके हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश की जनता या हमारा युवा वो जानना चाहता है आपके इतिहास के बारे में। जब अभी दिसंबर में मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया तो 5 इंटर्न्स को हायर किया। इंटर्न्स 18 से 20 वर्ष की आयु के थे, और जब उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपने हमारे कौन से कार्यक्रम देखे, तो उन्होंने मुझे जिन कार्यक्रमों के बारे में बताया उनमें से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था जो आज की जनरेशन को पसंद आना चाहिए। लेकिन उनको अगर पसंद आ रहा था तो इसलिए क्योंकि वो भारत के इतिहास के बारे में जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन लोगों से जानना चाहते हैं। उन्हें उनकी भाषा में आप संवाद करवाइए तो सही। लेकिन शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से बात एक बार कही थी कि मैं जहां जा रहा हूं शंख बजा रहा हूं, और मेरे शंख की ध्वनि जहां जहां जाएगी वो पूरा क्षेत्र सनातन रहेगा। ठीक वैसे ही
ये सोच करके ये बात ध्यान में जब आई तो लगा कि अगर कोई मत, कोई मजहब या कोई रिलीजन इस संसार में अस्तित्व में आया है तो अब जन्म हुआ है तो एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए। तो हमने एक्सपायरी डेट ऑफ इस्लाम की बात की। तो वी हैव अ टॉपिक लाइक विद द नेमली एग्जैक्टली एक्सपायरी डेट ऑफ इस्लाम। क्यों? क्योंकि अगर शंकराचार्य ने कहा है कि शंख बजाएंगे और पूरी की पूरी वो एक क्षेत्र सनातन होना चाहिए, तो हमको ही उसकी एक्सपायरी डेट निकालनी पड़ेगी। और वो कार्यक्रम में को हमारे लोगों से ज़्यादा उनके लोगों ने जो झूठ पर चादर डालते हैं उन्होंने देखा। फिर काफ़ी सारे थ्रेट्स भी आए कि आपने आज कार्यक्रम कर लिया, कल नहीं करिएगा, ये अलग बात है। उसके बाद में सेम टाइटल से हमने 4 कार्यक्रम और कर लिए। नीरज अत्री जी उन कार्यक्रमों में थे भी। अब इस्लाम के बाद में किया तो क्रिश्चियनिटी का भी करना पड़ेगा, तो एक्सपायरी डेट ऑफ क्रिश्चियनिटी भी किया। ऐसा धनराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित रही थी। इस तरीके से जो कुछ और कार्यक्रम जिनकी मैं प्लेलिस्ट आपको बताना चाहूँगा, कभी पराधीन नहीं रहा भारत, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, ये हमारे कार्यक्रमों में निरंतर आते हैं। और ये एक ऐसा इंस्टेंस है जो 1947 के बाद हमें पढ़ाया गया कि भारत तब और तब गुलाम रहा, लेकिन भारत कभी गुलाम नहीं रहा। किसी तरीके से एक संघर्षशील हमारा समाज रहा है। कहीं कहीं किसी लोग ने, सोचिएगा, अकबर का नाम अकबर था या जलालुद्दीन था? किसी ने अकबर कहना शुरू किया और हम सब अकबर के नाम से जलालुद्दीन कहिए, नीचे ब्रांड आ जाता है। जहांगीर का नाम जहांगीर था या सलीम था, आप सलीम कहिए, जहांगीर ब्रांड नीचे आ जाता है। शाहजहां, जहां का शाह, उसका नाम शाहजहां था या खुर्रम था, आप खुर्रम कहिए, शाहजहां ब्रांड नीचे आ जाता है। और आलमगीर, औरंगजेब का नाम औरंगजेब था या मुईउद्दीन था, आप मुईउद्दीन कहिए, औरंगजेब ब्रांड नीचे आ जाता है। लेकिन बात इतनी है कि उन्होंने ब्रांड बनाया, हमने उस ब्रांड को वैसे ही क्यों अपनाया? दैट इज वाई ये समस्या उत्पन्न हुई कि हम पराधीन हुए, हम गुलाम हुए और हमने ये मान लिया। तो ये पूरी श्रृंखला अभी लगातार चल रही है कि कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत। उसके साथ साथ में एक श्रृंखला हुई थी, एक 2021 में कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका टाइटल दिया गया पुनश्च जम्बूद्वीप, आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें। यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट से हम कब मुक्त होंगे। और वी आर टॉकिंग अबाउट पुनश्च जम्बूद्वीप, यानी कि हमारा ये संकल्प है कि हमें पुनः जम्बूद्वीप करना है। बड़ी अच्छी बात ये हुई कि 2022 में 15 अगस्त का जब पीएम मोदी जी का भाषण होता है, उस भाषण में पिछले 8 वर्षों से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होना होगा। जो बात हम 9 महीने पहले अपने 25 कार्यक्रमों में लिख कर के दे चुके थे और हर कार्यक्रम में कह चुके थे। शायद या तो संदेश या कार्यक्रम या फिर तरंगे सही जगह पर पहुंच रही होंगी अगर आप सात्विक विचार से काम करते हैं। तो वही गीत में कहते भी हैं कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो ठीक है। और 2022 में हमने जब दूसरा कॉन्फ्रेंस किया, उसका टाइटल पुनश्च जम्बूद्वीप नहीं था, उसका टाइटल था अमृतकाल में जम्बूद्वीप। यानी कि हमें 2047 तक ये पूरा एरिया, हम केवल ये नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, हम उसको जियोपॉलिटिकल लेवल पर, हम केवल सांस्कृतिक बात करते हुए नहीं रह सकते। अगर महाभारत में राजसूय यज्ञ के दौरान सव्यसाची, धनंजय, पार्थ, अर्जुन जाते हैं दिग्विजय अभियान के लिए और वो सब जगह से कर लेते हैं और वो आज के साइबेरिया तक भी जाते हैं, जो महाभारत में शास्त्रों में वर्णित है, साइबेरिया तक जाते हैं, तो फिर हमें किसने रोका है अपनी जियोपॉलिटिकल अप्रोच को बढ़ाने से? तो हम केवल सांस्कृतिक राष्ट्र भारत की बात नहीं करते, हम केवल सांस्कृतिक जम्बूद्वीप की बात नहीं करते, हम भू राजनीतिक, जिसकी सीमाओं का विस्तार उतना बड़ा हो, उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा कि अगर अमृतकाल करना ही है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, तो लेट्स डू अमृतकाल फॉर दिस। 2047 तक अमृतकाल में जम्बूद्वीप करते हैं और दिव्य भव्य भारत करते हैं। ऐसा करके 30 कार्यक्रम हमने उस एक थीम पर किए। इसके लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़नी पड़ेगी, तो 18 कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता पर अलग हुए, हनुमान चालीसा पर 5 कार्यक्रम अलग हुए, अभी 38 कार्यक्रम अथ श्री महाभारत कथा, क्योंकि महाभारत में पूरा जियोपॉलिटिकल हमारा अस्तित्व उपस्थित है। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें मालूम होती हैं। तो महाभारत में जिस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं उनको आज के कार्यक्रम में हम कैसे बता सकते हैं, उस पर 38 कार्यक्रम हो चुके हैं, लगभग 100 कार्यक्रम अभी होने शेष हैं।
भारत के महान सम्राट कौन कौन हुए हैं उनकी बातें, भारत की महान ज्ञान परंपरा, जियोपॉलिटिकल एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने की संभावनाएं किस किस तरीके की हो सकती हैं, इन सब पर कार्यक्रम। अभी रिसेंटली एक सीरीज की श्रृंखला की है जिसका टाइटल था कांग्रेस के 100 पाप। तो 1947 से शुरू नहीं होते हैं, 1885 से शुरू होते हैं। 1885 से लेकर अब तक के कैसे कैसे पाप किए गए हैं उसकी जड़ खोदने के लिए हम लोगों ने उस श्रृंखला को किया। हमें मालूम है कि आज भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो लगातार हो रही हैं, लेकिन जो गड़बड़ियां हो चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए उन सब चीज़ों को बताना पड़ेगा। देन भारत की अमर कहानी, जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हुए हैं जिनके बारे में हमें बहुत अधिक मालूम नहीं। अगर हम हवलदार योगेंद्र सिंह यादव के बारे में बात करते हैं, 1999 के कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में हमें शायद फिर भी मालूम होगा, लेकिन उससे पहले के जो लोग हुए हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है। जोगिंदर सिंह के बारे में हमें नहीं पता है, हमें निर्मल खेतौन के बारे में नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में हमने कार्यक्रम किए। जो लोग आए हैं, मैं बस थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता करके अपना समय लूँगा। हमारे कार्यक्रमों में जो लोग आए हैं उनमें कपिल मिश्रा जी, उमेंद्र रत्नो जी, रतन शारदा जी, मालिनी अवस्थी जी, बाबा साहब लोकतंत्र से स्वाति गोयल शर्मा जी, अशोक श्रीवास्तव जी, शुभम मंगला जी, ऐसे बहुत सारे लोग, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुज धर, ये सब लोगों का आना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब चैनल शुरू किया था तो इनमें से एक भी व्यक्ति से मेरा व्यक्तिगत परिचय किसी भी तौर पे नहीं था। इसलिए मेरा कहना है कि अगर सात्विक भाव से आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण और बाहर वाले लोग भी आपकी सहायता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ऐसा मानना है। एक गीत की पंक्ति कह करके और अपनी इस बात को विराम दूंगा कि सत्कर्म फलें दुष्कर्म जलें, प्रत्येक मनुज यह गाता है, मैं कौन कहाँ पर रहता हूँ यह तो इतिहास बताता है। जय श्री राम।